नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निकुंज की नज़र में, जहां पर मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ है हमेशा की तरह हमारे प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया। निकुंज, स्वागत है आपका। और नया हफ्ता रहा और अब एक नया हफ्ता आने भी वाला है। इसी का आकलन करते हैं, दर्शकों को समझाते हैं कि बाजार की दशा और दिशा किस ओर जा रही है। तो सबसे पहले तो अगर पूरे अगस्त महीने का लबोलुबाब मैं आपसे समझना चाहूँ तो चुस्ती तो बिल्कुल भी नहीं रही, सुस्ती दिखाई दी है। सितंबर का आगाज हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? क्या यही अब बरकरार रहेगा मोमेंटम? देखिए, मोमेंटम नहीं है इसलिए तो सुस्ती है। हाँ। मोमेंटम होता तो मार्केट चुस्त रहता। देखिए, मोमेंटम है ना, दोनों डायरेक्शन में होता है। हाँ जी। ऊपर में भी होता है, नीचे में भी होता है। तो 2022 के अंदर युद्ध के बाद मोमेंटम नीचे में था, बल्कि मोमेंटम था। आप बोल रहे थे मार्केट खराब लग रहा है। 2022 में अप्रैल के बाद मार्केट का मोमेंटम ऊपर था। तो ये मोमेंटम जो होता है दोनों दिशा में चलता है, मगर मोमेंटम में आपको दिशा का शॉर्ट टर्म में अंदाजा लग जाता है। आपको पता लग जाता है भी मार्केट अभी गिरने वाला है। मोमेंटम है, टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, मिड कैप में सेलिंग है, मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है। मोमेंटम ऑन द डाउन साइड। मोमेंटम ऑन द अपसाइड होता है कि जो भी हमने देखा अप्रैल से जुलाई के महीने में या फिर अप्रैल से 15 अगस्त तक लार्ज कैप स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में भी काफ़ी मोमेंटम है, पावर स्टॉक्स में भी काफ़ी मोमेंटम है, रेलवे स्टॉक्स तो मोमेंटम में ही थे। रेलवे स्टॉक्स हवाई जहाज की तरह इस समय चल रहे हैं। और जो आपके डिफेंस स्टॉक्स हैं, जो कि HAL और जो कि BL कंपनी जो हवाई जहाज बनाती हैं, वो रॉकेट की तरफ में चल रही हैं। और जो रॉकेट वाले हैं वो तो अब चंद्रयान के बाद मंगलयान के पर पहुंच चुके हैं। सम ऑफ द डिफेंस सही स्टॉक्स कह आर रहे नाउ हैं आप। प्राइसिंग इन दैट हिंदुस्तान बिल्कुल। अब मार्स और सन पे जाएगा तो इन कंपनीज को कितना बेनिफिट होगा। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मगर निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर इस समय मोमेंटम नहीं है। इस समय हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो एक ट्रेंड था, ट्रेंड इस समय मिसिंग है। ट्रेंड मिसिंग है, लेकिन जैसा कि आपने समझाया कि स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से आपने चंद्रयान का जिक्र किया, तो मेरे ख्याल से ये जो स्पेस है वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। और बड़ी कंपनियां छोड़िए, छोटी मोटी कंपनियों में भी अब बज़ आने लगा है। लेकिन इस बज़ पे आप कितना बैंक कर पाएंगे? और साथ ही बड़ी कंपनियों का आगे आना तो बनता ही बनता है, लेकिन क्या छोटी मोटी कंपनियों पे भी दाव लगाने का मौका है? क्योंकि अब ये पूरी स्पेस, पूरी दुनिया की नज़र है भारत की स्पेस के ऊपर। तो एक हमारे लिए एक ऐतिहासिक मोमेंट है। एक इंडिया इज़ ऑन द मून, अगर आप देखें तो एक बहुत ऐतिहासिक और एक बहुत ही गर्व का मोमेंट है। हाँ। और वह शायद हिंदुस्तान ने पूरी तरीके से सेलिब्रेट भी करा है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो आई विल नॉट टेक अवे द एक्साइटमेंट फ्रॉम इट। मगर अगर आप देखें, जो कंपनियों ने चंद्रयान के अंदर विभिन्न प्रकार के रोल प्ले आउट करें, किसी ने बैटरी के चार्जिंग दी हैं, किसी ने रडार सिस्टम दिया है, किसी ने उसके अंदर नट बोल्ट्स फ्यूल दिए दिए हैं थे, जी। नट बोल्ट दिए थे। काफ़ी सारी कंपनियां हैं। उन कंपनीज को चंद्रयान से उनकी एग्रीगेट पिक्चर में कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, एक तो होता है फील गुड फैक्टर कि मैं चंद्रयान मिशन से एसोसिएटेड हैं। कई पेपर के एड्स आए थे, हमारे ET Now पे भी कई एड्स आए थे कि भाई we are very proud to be associated with the Chandrayaan mission. So I think it is excellent that Indian companies today have reached what could be called as world class engineering capability. तो यह एक बहुत अच्छी फील गुड फैक्टर वाली बात है, सम्मान की बात है। मगर कौन सी कंपनीज हैं जिनको चंद्रयान की वजह से एक अचानक FY24 या FY25 के अंदर उनकी अर्निंग्स में ड्रामेटिक चेंज आएगा? ये समझना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरे हिसाब से कंपनीज को इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना स्टॉक मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है। स्टॉक मार्केट में कविता जी, शॉर्ट टर्म में हमेशा एक्सेसेस क्रिएट होते हैं, वो मार्केट का नेचर है। एक्सेसेस ऊपर में क्रिएट होते हैं, एक्सेसेस में नीचे क्रिएट होते हैं। मुझे लगता है कि कुछ जो स्टॉक्स हैं जिनको हम स्पेस या फिर डिफेंस या फिर इनडायरेक्ट न्यू इंडिया स्टॉक्स बोलने लगे हैं, वह उनमें एक्सेसेस क्रिएट हो चुके हैं। एक और मैं मिसाल के तौर पर आपको एग्जांपल देता हूँ। 2021 में जब जोमेटो, पेटीएम ये सब कंपनीज पब्लिक गई थी तो एक्सेसेस ऊपर में क्रिएट हो गए थे, ऊपर में बने थे ऑन दी अपसाइड। 2023 में जनवरी फरवरी के अंदर जब एंकर इन्वेस्टर्स बेच रहे थे तो जोमेटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार में एक्सेसेस नीचे में क्रिएट हो गए थे, यानी कि डाउन साइड ज़्यादा थी। इतनी खराब बिजनेसेस नहीं थे वो। तो ये मार्केट का एक प्रकार का चक्र होता है। जैसे हम कहते हैं ना पेंडुलम, पुराने ज़माने में एक पेंडुलम की घड़ी होती थी, कैसे चलती थी? देखिए, टिक, दोबारा करिएगा, ऐसे ही। तो एक साइड ग्रीड होती है, एक साइड फियर होता है। इससे हम बोलते हैं मार्केट का संतुलन या सेंटिमेंट। कई सेक्टर्स में इस समय मार्केट का जो सेंटिमेंट है ऊपर की तरफ आ चुका है और अर्निंग्स अभी नहीं आएंगी।
तो या तो ये स्टॉक्स करेक्ट होंगे या फिर 2-3 साल ये प्राइस वाइज करेक्शन में आ सकता है। नहीं, लेकिन अब मुझे आरआईएल और साथ ही जियो फाइनेंशियल में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि दर्शकों में, निवेशकों में, इनफैक्ट ट्रेडर्स में भी बहुत उत्सुकता है और बहुत सारे प्रश्न भी हैं। आई एम श्योर ये शो देखने के बाद भी और प्रश्न आएंगे कमेंट बॉक्स में, जो कि हम अगली हमारी पेशकश में लेंगे। तो इस हफ्ते में अहम बात रही आरआईएल की एजीएम हुई, उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में कमजोरी थी। अच्छा, उसके बाद जियो फाइनेंशियल में हमने प्रमोटर्स का हिस्सा भी बढ़ते हुए देखा। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, जहां पर ये है कि इन्होंने खरीदारी क्यों की, क्या बायर्स नहीं है इसीलिए खरीदारी की है। अच्छा, आरआईएल की एजीएम में इतने सारे बड़े बड़े ऐलान किए गए, क्या वाकई इसको हम लोग जियो फाइनेंशियल की वैल्यूएशंस को ऊपर ले जाने के तर्ज पर देखना चाहिए, क्या इसीलिए स्टॉक टूटा था? ये सब सवाल हैं लोगों के जहन में। एक एक करके थोड़ा सा आप इसको समझाइए ज़रा। पहले एजीएम से शुरुआत करते हैं। तो रिलायंस के एजीएम में नया क्या आया? बहुत कुछ आया। बिल्कुल, बहुत कुछ आया। उन्होंने एक प्रकार की दिशा दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब न्यू जनरेशन इज़ नाउ पार्ट ऑफ द बोट। हम इस बात को नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, जब एक एंटरप्रेन्योर कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उनका विजन होता है 5 से 10 साल। बिल्कुल। जब एक फंड मैनेजर कोई कंपनी में निवेश करता है, उनका टाइम फ्रेम होता है 1 से 3 साल। जब कोई ट्रेडर कोई स्टॉक में ट्रेड करता है तो उनका टाइम फ्रेम होता है, भाई डे ट्रेडर्स होते हैं, मंथली ट्रेडर्स होते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स, उनका टाइम फ्रेम होता है अलग है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी इंडिकेशन ये है कि नई जनरेशन अब रिलायंस के बोर्ड पर आ चुकी है, सबसे इम्पोर्टेंट। नंबर 2, कोई स्पेसिफिक नया अनाउंसमेंट इस बार एजीएम में नहीं था, मगर क्योंकि रिलायंस की पुरानी एजीएम्स के अंदर बड़े अनाउंसमेंट आए हैं। मार्केट में पेप्सी का एक ऐड हमेशा हम बात करते हैं, दिल मांगे मोर। तो सबको लगता है कि भाई एजीएम के अंदर, क्योंकि इस एजीएम फोरम पर एक बार धीरूभाई अंबानी साहब ने बोनस इशू दिया था, उन्होंने एक्सपेंशन की बात करी थी। वही जो चक्र है वह मुकेश अंबानी साहब ने चालू रखा। गैस डिस्कवरी ऑफ केजी D6 आई थिंक 2002 या 3 में उन्होंने अनाउंस करा। उसके बाद जियो का लॉन्च, उसके बाद रिटेल का लॉन्च, उसके बाद हाइड्रोकार्बन का जो अनाउंसमेंट आया था, उसके पहले रिलायंस को नेट डेट फ्री करेंगे, उसका अनाउंसमेंट। तो एजीएम में अंबानी फैमिली ने हमेशा बड़े अनाउंसमेंट्स करे हैं। इस बार वो बड़े अनाउंसमेंट्स 2 कारण से नहीं थे। एक तो जियो फाइनेंशियल लिस्टिंग पहले ही हो चुकी थी, प्राइस डिस्कवरी हो चुका था। दूसरा, रिलायंस रिटेल के अंदर एक सॉवरेन फंड का इन्वेस्टमेंट आया था। उसने रिलायंस रिटेल की वैल्यूएशन जो कोविड में 50 बिलियन थी, 100 बिलियन कर दी। तो एक प्रकार से आपको इंडिकेशन आ गया था कि वैल्यू अनलॉकिंग कहाँ पर हो रही है, और उसी बात को अब इन्होंने इंडोर्स कर दिया कि भाई मेरी नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि माय फैमिली इज़ नाउ रेडी, माय चिल्ड्रन आर रेडी, एंड दैट इज़ हाउ द बिजनेस वुड मूव। तो मेरे हिसाब से एजीएम एक बिग पिक्चर थी। बिग पिक्चर के अंदर कलर्स उन्होंने अच्छे से भर दिए। अब बात करते हैं जियो फाइनेंशियल्स की। जियो फाइनेंशियल्स क्यों नीचे गिरा? इसके तकनीकी कारण है। हिंदुस्तान के अंदर इंडेक्स फंड्स काफ़ी हैं, 20,000 करोड़ से ज़्यादा इंडेक्स फंड्स हैं। इंडेक्स फंड्स को पता है कि यह अभी इंडेक्स में 51 स्टॉक हैं जो 50 हो जाएंगे, जियो फाइनेंशियल से निकलने वाला है। अगर आपने रिलायंस में निवेश करा, आपने इंडेक्स की वजह से उसमें 10% होल्डिंग रखी है, तो आपको उसके अंदर से निकलना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द इंडेक्स। आपको ट्रैकिंग एरर कम करना पड़ेगा। तो कंपल्सिव सेलिंग जियो फाइनेंशियल्स में आ रही है। हमें सूत्रों ने कहा है कि अंबानी फैमिली ने अपनी स्टेक बढ़ाई। 89 ने यह स्टोरी शायद मंगलवार को ब्रेक करी थी, मगर कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास कंपनी की तरफ से। अब आप बात करते हैं स्टॉक कहाँ जा सकता है। देखिए कविता जी, इसके अंदर अर्निंग्स अभी नहीं है। मेरा यह मानना है कि जियो फाइनेंशियल्स को आपको ऐसे देखना चाहिए कि यह एक फिनटेक है जिसकी बैलेंस शीट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया इन द NBFC स्पेस। इसके पास रीच है, टेक्नोलॉजी है, और डिस्ट्रप्शन कर सकता है और प्रॉफिट बनाएगा। तो क्या रिलायंस जियो उस नज़र से देखा जाए कि एक फिनटेक है जो कि अभी छोटा बड़ा हो सकता है और प्रॉफिट मेकिंग फिनटेक रहेगा? जी हाँ। तो ये समय बताएगा कि कितना डिस्टर्ब कर पाते हैं, किस प्रकार के चेंजेस कर पाते हैं। मगर एक हम कहते हैं ना कि पेडिग्री देखी जाती है। भाई आप पेडिग्री देखते हैं ना किसी कंपनी की, तो पेडिग्री के हिसाब से रिलायंस की कंपनी है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसके पास प्लेटफॉर्म है, साइज़ के हिसाब से बैलेंस शीट साइज़ है, और ब्रांड के हिसाब से रिलायंस है। कुल मिलाकर अगर आप एक कढ़ाई के अंदर बढ़िया घी, बढ़िया चीनी, बढ़िया बेसन डालेंगे और ऊपर से आप उसके अंदर पिस्ता काजू लगाएंगे, तो बेसन का लड्डू तो अच्छा बनेगा ना। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है इंग्रेडिएंट्स हैं, कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या चीनी कम होगी, क्या चीनी ज़्यादा होगी, यह समय बताएगा। तो
आपने कहा अगली पीढ़ी को कमान संभाल दी है, वो सबसे ज़्यादा उत्सुकता वाली खबर रही है। निवेशकों के और लोगों के बीच में एक ये सवाल ये रेसिपी भी है। ठीक थी ना, जो बेसन के हाँ, लड्डू की वो थी, बहुत बढ़िया सबसे थी आपने। इम्पोर्टेंट वो है। हाँ, बेसन का लड्डू मेरा फेवरेट है, तो रेसिपी से मैं सहमत हूँ। बढ़िया देसी घी, बिल्कुल। चीनी, बेसन, हाँ, पिस्ता और काजू, हाँ, और लॉट लॉट ऑफ लव। हाँ, वो मिसिंग पार्ट था। वो मिसिंग पार्ट था, सच कह रहे हूँ। उसकी मिठास अपने आप ही जो है वो बढ़ जाती है बस प्यार से। जी हाँ, जी हाँ, बस लड्डू की याद आती है तो मैं सवाल भूल जाता हूँ, पूछिए। तो सवाल मेरा अगली पीढ़ी को लेकर था, क्योंकि उसको लेकर लोगों के जहन में पशुपेश है थोड़ा सा, थोड़ी सी भरोसे की कमी लग रही है। अमूमन जो हम फिल्म सितारों के देखते हैं, अब जैसे कि अमिताभ बच्चन और उसके बाद एक अभिषेक बच्चन, और ऐसे बहुत सारे ऐसे फिल्मी सितारों के बच्चे हैं जो शायद अपने माता पिता के आगे नहीं बढ़ पाए। अभी जो नई पीढ़ी कमान संभाल रही है अधिकतर बिजनेसेस में, क्या ये उतना आगे बढ़ा पाएंगे कारोबार को? उतना मादा है, उतना हुनर है? क्या लगता है, कैसे पढ़ते हैं आप नई पीढ़ी को? देखिए, लाइफ में कोई भी चीज़ इजी नहीं होती है। हाँ, मगर अगर आप रिलायंस की बात आप करें तो धीरूभाई अंबानी साहब में एक साइड मुकेश अंबानी जी, एक साइड अनिल अंबानी साहब। मुकेश अंबानी साहब ने कमान संभाल करके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो बिजनेसेस हैं उनको बहुत बड़े करे। हम शायद वही सक्सेस अनिल अंबानी साहब नहीं रेप्लिकेट कर पाए थे। इंडिया में कई बिजनेस फैमिलीज़ हैं जहाँ के अंदर जनरेशन बाय जनरेशन अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है। टीवीएस ग्रुप देखें, बिरला ग्रुप में अगर आप देखें, बीके बिरला जी, उनके बाद आदित्य बिरला, कुमार मंगलम साहब संभाल रहे हैं। साउथ के बहुत सारे प्रोमिनेंट ग्रुप्स हैं कि जो पीढ़ी पर पीढ़ी संभाल करके आगे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान हैज़ अ रिच कल्चर वेयर द न्यू जनरेशन विथ हैज़ ओनली टेकन देयर बिजनेस एम्पायर फॉरवर्ड। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ पर चेंज ऑफ जनरेशन की वजह से या रॉन्ग बिजनेस डिसीजन की वजह से कुछ बिजनेस फैमिलीज क्लियरली वाइप आउट हो चुकी हैं। बिल्कुल। कभी और चर्चा करेंगे, मगर मेरे हिसाब से एक बाइनरी वर्जन हमें नहीं निकालना चाहिए। वॉट एवर वीव सीन, वॉट एवर वीव हर्ड, वॉट एवर वी नो ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मिस्टर मुकेश अंबानी, आई थिंक हैज़ अ ह्यूज विल हैव अ, आई मीन अभी जो हमें समझ में आ रहा है दे वर वेरी अर्ली इन्वॉल्व्ड। 2-3 एजीएम पहले अगर आप देखें तो उनके 2 बच्चे ईशा जी और आकाश जी ऑलरेडी अपने इंडिविजुअल बिजनेसेस के बारे में बता रहे हैं। तो आई थिंक दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द बिजनेस। आप बिरला फैमिली में आप देखें तो अनन्या बिरला और कुमार मंगलम साहब के जो लड़के हैं वह भी बिजनेस में आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस, इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री, अगेन आई एम सेइंग दैट, where the next generation has only taken things forward. बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर तो अपार संभावनाएं हैं करिश्मा करने की। लेकिन चलिए अब चर्चा को एक बहुत अहम मोड़ की ओर मैं लेकर जाना चाहती हूँ, और ख़ासतौर से जिक्र करना होगा म्यूचुअल फंड के निवेशकों का। और इनके बारे में हम तो बाद में चर्चा करेंगे ही, लेकिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या कहना है वो आपको सुना देते हैं। भारत के लोग ज्यादा कमा रहे हैं तो ज्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। 10 साल पहले भारतीयों ने म्यूचुअल फंड में करीब 8 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा था। आज भारतीयों ने करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। चलिए निकुंज, यहाँ पर हमने देखा किस तरह से म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को माना है और संबोधन भी किया है। और ईटी नाउ स्वदेश लगातार यहाँ पर दर्शकों का मार्गदर्शन करता आया है। कम से कम वित्तीय साक्षरता को लेकर हमारी जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। निकुंज, मैं थोड़ा सा श्रेय यहाँ पर हमारे चैनल को भी देना चाहूँगी, आपको देना चाहूँगी, जिनके बलबूते ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दिल्ली हालांकि अभी भी दूर है, ये तो कहेंगे आप, ये तो आप मानेंगे आप। जहां तक पहुंचे हैं वो कितनी बड़ी सफलता है? देखिए, जो आज हम एसआईपी के नंबर्स देख रहे हैं, आज से 5 साल पहले एक प्रकार का सपना था वो, मगर आज जो हकीकत है और ये नंबर जो है मुझे लगता है भी बिगनिंग है। बिल्कुल। द वे इंडियंस हैव इन्वेस्टेड इन द पास्ट वर्सेस द वे इंडियंस आर इन्वेस्टिंग नाउ, वो एकदम बदल चुका है। पहले आप देखते थे कि स्टॉक मार्केट एक एलीट क्लब होता था। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हर 10-15 साल के अंदर कोई ना कोई बड़ा स्कैम हो जाता था। आपके रेगुलेशंस अच्छी नहीं थी, आपके रेगुलेटर्स अच्छे नहीं थे, आपके एंटरप्रेन्योर्स अच्छे नहीं थे, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। मगर अब काफ़ी चेंजेस हुए। नंबर वन इज़ द वे हाउ रिस्क मैनेजमेंट, सेफ्टी ऑफ कैपिटल, डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस,
चेंज ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर, ग्रेट रेगुलेटर्स, कई इस समय कारण हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक जो स्कैम्स होते थे, जो फंड डाइवर्जन के इश्यूज होते थे, इस समय नहीं हो रहे हैं। तो एक नया इंडिया है जिससे हम अंग्रेजी में कहते हैं राइज विथ इंडिया। और मेरा हमेशा मानना है दैट अगर आप किसी भी कंट्री की लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के अंदर अगर आप भागीदार होना चाहते हैं, सो द बेस्ट वे टू डू दैट इज़ वाया द इक्विटी मार्केट। आपको हिस्सेदारी लेनी चाहिए, और अगर आप हिस्सेदारी लेना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर्स के साथ आप शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करके आप एक हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री साहब एक इंडोर्समेंट दे रहे हैं, एक प्रकार की हकीकत बयान कर रहे हैं, और एक प्रकार का संकेत है उनकी तरफ से दैट हाउ इंडियंस टुडे, हाउ इंडिया इज चेंजिंग, हाउ इंडियंस आर चेंजिंग, एंड हाउ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज हेल्पिंग मिलियंस, करोड़ों लोगों का जो फाइनेंशियल साक्षरता या फिर हम कहते हैं फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन का जो पाथ है वो डिफाइन हो रहा है। बिल्कुल, नए भारत का नया अध्याय, और यहाँ पर ईटी नाउ स्वदेश के साथ आप देश के साथ बढ़िए। आप सभी दर्शकों का इनफैक्ट हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो कि हमें सुनते हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमारी सलाह मानते हैं और वित्तीय साक्षरता और आर्थिक आज़ादी की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। चर्चा को एक बार फिर से हम बाजार की ओर लेकर जाते हैं और यहाँ पर बात करना चाहूँगी ऑटो क्षेत्र की, जहाँ पर एक कंपनी मारुति, जिसका कई बार हमारी चर्चा में जिक्र भी हुआ है, इन्वेंट्रीज जो हैं उनकी ऑल टाइम हाई पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। इस सेक्टर के चुनिंदा स्पेस पे आपने कई बार बात की है, एसयूवीज़ की बात की है, जिस तरह से इनका अट्रैक्टिव प्राइस रेंज हो गई है, जो कंपटीशन बढ़ रहा है उस पर बात की है। लेकिन मारुति की इस स्टेटमेंट के बाद अभी बिक्री आंकड़े भी आने वाले हैं, क्या कहेंगे, क्या चिंता की बात है, ये किस तरह का रुझान, अभी त्योहारी सीजन भी है? देखिए, एक बात तो तय है कि एसयूवीज़ बिक रही हैं और सेडान कार्स नहीं बिक रही हैं। अब जो पुरानी सेडान कार्स थी जो नहीं बिक रही हैं उनके अंदर डिस्काउंट आ रहा है। आप उसको बोल सकते हैं कि भाई एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो सकता है, मगर मेरा मानना है कि इस समय सेडान मार्केट के अंदर प्रेशर रहेगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट इफ सेडान की जो ओल्ड मॉडल्स हैं उनके अंदर इस समय आपको दिवाली दशहरा पर अच्छा डिस्काउंट मिले। मारुति का यह मानना है कि भाई इन्वेंट्री लेवल इसलिए ज़्यादा है बिकॉज डीलर स्ट्रॉन्ग डिमांड एंटिसिपेट कर रहा है और वह इन्वेंट्री बढ़ा रहा है, मगर उनका ये मानना है कि फेस्टिवल सीजन के बाद इन्वेंट्री लेवल्स कम हो जाएंगी। तो यह तो समय ही बताएगा, मगर मुझे जब मैनेजमेंट से बात हुई तो कि चिंता का विषय नहीं लगा था। मेरा ये भी मानना है कि जो सेडान मार्केट अब जी है, देखिए मैथमेटिकली अगर आप देखें ग्लोबल एग्जांपल जो हैं उसके हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि किसी भी मार्केट के अंदर कोई भी कार कैटेगरी का 55 से 60% से ऊपर मार्केट शेयर नहीं हो सकता है। तो एसयूवी वर्सेस सेडान में अगर आप देखें तो एसयूवी 55% हो चुका है, तो मार्केट शेयर गेन अब नहीं आएगा। दो तरह से एसयूवी ग्रो कर रही थी, रियल गेंस एंड मार्केट शेयर गेंस। तो अब समय आ जाएगा जहाँ रियल गेंस आएंगे। हो सकता है कि आने वाले एक साल के अंदर दोबारा थोड़ा सेडान का मार्केट शेयर भी वापस आ जाए, मगर अभी 4 से 6 महीनों में सेडान कार्स के अंदर मुझे लगता है, भले वो मारुति हो या फिर भले वो हुंडई हो, भले दूसरी कंपनीज हो, दे विल हैव टू गिव डिस्काउंट्स बिकॉज सेडान कार्स कम बिक रही हैं, छोटी गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं, छोटी गाड़ियों में कंपटीशन भी है और छोटी गाड़ियों में इन्वेंट्रीज भी है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि त्योहारी सीजन और बिक्री आंकड़े जो आते हैं वो किस तरह की तस्वीर जो है वो पेश करते हैं। लेकिन एक चीज़ दर्शकों को बताना चाहेंगे, निकुंज सर के जो वीकेंड्स हैं ना वो बहुत व्यस्त हो गए हैं आजकल, और ये बात मुझे पता है, हमारी टीम को पता है, और अगर आप टीवी लगातार देखते हैं तो आपको पता होगा। ईटी नाउ ऑन द गो और स्वदेश यात्रा सर जो है लगातार भ्रमण कर रहे हैं आजकल हमारे देश का, और अलग अलग जगहों पर जाकर सेक्टर्स के जो महारथी हैं उनसे मिलकर बातचीत करके आते हैं और आपके लिए रणनीति या कम से कम एनालिसिस तो देते हैं। तो मेरे ख्याल से आप पुणे गए थे और हमने वो पेशकश देखी भी ईटी नाउ स्वदेश पर, स्वदेश यात्रा के नाम से भी दर्शक देख रहे हैं। मेरे ख्याल से रियल एस्टेट सेक्टर पर आपने कुछ भाप पकड़ी है, क्या कुछ समझ में आ रहा है? लोगों को तो इंतजार है त्योहारी सीजन में जो अब ऑफर्स निकलेंगे, डिस्काउंट्स निकलेंगे, लेकिन पुणे पर मेरे ख्याल से आपका फोकस था। वहाँ पे आपको पूरे देशव्यापी ट्रेंड का कुछ भाप पाए हैं, आप कुछ बता पाएंगे? देखिए रियल एस्टेट है ना इतना सिलेक्टिव है कविता जी की एक यूनिवर्सल एडवाइस उसमें नहीं हो सकती है। हाँ। अगर मुंबई सिटी की आप बात करें तो पिछले 10 साल के अंदर ऐसे बहुत पॉकेट्स हैं जहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ा है, कई पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पर प्राइस 3 से 4 गुना हो गया है। तो रियल एस्टेट के अंदर जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो स्टॉक मार्केट नहीं है कि एक यूनिवर्सल एडवाइस रहती है कि अच्छी कंपनी लंबे समय के लिए निवेश करें, अच्छे प्राइस पे लेंगे तो आपको वेल्थ क्रिएशन होगा। एक स्टैंडर्ड एडवाइस है स्टॉक मार्केट की। रियल एस्टेट इज़ वेरी स्पेसिफिक। कई पॉकेट्स हैं जहाँ पर हमने देखा है कि ज़मीनों के दाम बढ़े हैं, कई पॉकेट्स हैं जहाँ पे ज़मीनों के दाम नहीं बढ़े हैं, कई जगह है जहाँ पे ज़मीनों के दाम गिरे हैं। तो कोविड के बाद इकॉनमी में कई चेंजेस आए हैं। एक ज़माना था जब पूरे हिंदुस्तान में रियल एस्टेट एक साथ ऊपर जाती थी, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर एक साथ रियल एस्टेट ऊपर जाती थी, मगर अब ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स हैं। मुंबई सिटी के अंदर ट्रेंड्स हैं, दिल्ली के अंदर से ट्रेंड्स हैं। जो मैं लोगों से बात करता हूँ लोग बोलते हैं भाई एनसीआर रीजन में गुड़गांव में सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन है,
साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में उतना अप्रिसिएशन नहीं है। मैं मतलब जो बात करता हूँ लोगों से समझ में आ रहा है। उसी प्रकार अगर आप देखें तो चेन्नई के अंदर भी विद इन सिटी काफ़ी प्राइस ट्रेंड्स आ रहे हैं। तो रियल एस्टेट में ट्रेंड्स जो है इस समय काफ़ी डिफ्रेंशिएटेड हैं। कमर्शियल का अलग रियल एस्टेट ट्रेंड है, रेसिडेंशियल का अलग रियल एस्टेट ट्रेंड है। मगर मोटा मोटी अगर आप देखें तो रियल एस्टेट का जो रुख है कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ट्रेंड ऊपर की तरफ है, विच इज़ इम्पोर्टेंट। चलिए, यहाँ पर उत्साह तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप को लेकर भी है निकुंज सर, और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं होटल स्टॉक्स और जो बज़ बना हुआ है, लगातार चैनल पर भी हम इस बज़ को लेकर काफ़ी एक्टिव हैं। आपकी एनालिसिस और आप में जोश कितना, आप जा पाएंगे कहीं पर देखने? देखिए, वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में 10 साल के बाद आ रहा है। हाँ। तो उत्साह अभी से दिख रहा है और सब जाना चाहते हैं। देखिए, मौका मिलता है तो ज़रूर जाएंगे। मगर वर्ल्ड कप से हम लोग जो, क्योंकि हम बिज़नेस से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि इस समय वर्ल्ड कप एक प्रकार का एक त्यौहार रहेगा जो कि डिफरेंट स्केल पर देखा जाएगा। तो क्या एक्साइटिंग हो सकता है? वर्ल्ड कप होगा तो आप पिछले वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप के अंदर कुछ बुनियादी चेंजेस हुए हैं। फूड डिलीवरी अब अवेलेबल है, जियो पर आप ऑन द गो वर्ल्ड कप देख सकते हैं। डिजिटल एक्सपीरियंस अब आपको अच्छा देखने को मिलेगा। आपके स्मार्ट डिवाइसेस बेटर हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि जब हिंदुस्तान वर्ल्ड कप में देकर इस बार पूरा वर्ल्ड कप देखेगा तो शायद वो पिज़्ज़ा बिरयानी ज़्यादा ऑर्डर करेगा, शायद लिकर सेल्स इस समय ज़्यादा होंगी, शायद ट्रैवल एक नया एक्सपीरियंस होगा। मेरे को यह भी लगता है कि इस समय इंडिया में वर्ल्ड कप देखने लॉट ऑफ NRI शुड कम। हमारी जब लोगों से बात होती है तो लोग ये हमें बता रहे हैं कि लॉट ऑफ NRIs आर कमिंग फ्रॉम द वैली, लॉट ऑफ NRIs आर कमिंग विद देयर फैमिलीज एंड विद देयर फ्रेंड्स। तो एक प्रकार का 6 से 8 हफ्ता हिंदुस्तान में त्यौहार रहेगा। अगर स्टॉक मार्केट के नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट देयर वुड बी रिकॉर्ड सेल्स विच Jubilant FoodWorks or a Zomato or some of the liquor companies can actually register. As India will progress, more pizza, more biryani, more liquor, more celebrations, more restaurants, everything will be more. चलिए, त्योहारी मौसम मेरे ख्याल से एक तरह से, और कमाई के मौके भी साथ में। और इसी के साथ धन्यवाद आपका इस खास पेशकश के लिए। लेकिन आपके सवालों का इंतजार है, आपके कमेंट्स का इंतजार है। किस मुद्दे पर आप समझाइश चाहते हैं निकुंज सर से बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए, और निकुंज की नज़र जो है वो आप ज़रूर देखते रहें। नमस्कार।